यस तो हमने पढ़ा था कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन के बारे में, जिसके अंदर हमने रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा था, प्योर रोलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। लेट्स से अब इसी का एक दूसरा तरीका है, अगर तुम्हें फोर्सेस वगैरह से भी डिराइव करना है, ठीक है। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, वापस वही इंक्लाइंड प्लेन। लेट्स से यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसकी रेडियस है r, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने उसको स्लाइड किया हुआ कुछ हाइट के साथ, ये एंगल है थीटा। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू म्यू, और मुझे ये भी दिया हुआ होगा कि ये जो फ्रिक्शन है दैट इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। मैंने बताया था फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। कब आता है प्योर रोलिंग, क्या होता है, ठीक है, मतलब विदाउट स्लाइडिंग वो रोल कर रहा है। अब मुझे क्या बोला हुआ है कि वो नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो ये कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ कांस्टेंट इनटू कुछ कांस्टेंट की वैल्यू अपन क्या लिखे k, तो देखो रेडियस ऑफ डायरेक्शन है तो k में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। लेट्स से अपन कोई और ऑब्जेक्ट कोई और सिंबल ले लेते, p ले लेते हैं, क्या आ जाएगा m p इंटू एम आर स्क्वायर। तुम लोग अपना अपना लेटर ले लेना, तो p इंटू एम आर स्क्वायर आ गया भाई, ओके ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब फोर्सेस सारे के सारे लिखते हैं कि ये जो स्फीयर है या सिलेंडर है या डिस्क है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सेंटर पे एक लगेगा यहाँ पर mg, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा अपना ये वाला कंपोनेंट और एक आएगा अपना ये वाला कंपोनेंट। और हमें पता है कि अगर हम ऐसे कंपोनेंट लेते तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाता बच्चों, थीटा हो जाता। और अगर ये थीटा है ये भी थीटा है तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ दिस इज थीटा, वही तो है ये। तो अगर ये mg है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाता था mg cos थीटा, और ये वाला हो जाता था बच्चों mg sin थीटा। तो mg cos थीटा mg sin थीटा आ गया। यहाँ पर लगेगा नॉर्मल, और जो फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब अपन क्या करेंगे, अब सिंपल से रूल यूज करते हैं, जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। एक और बात यहाँ पर, एक और बात हमें समझनी है कि इसको कौन घुमा रहा है, कौन सा वाला फोर्स है जो इसको घुमा रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी डिस्क है, स्फीयर है, उसको कौन घुमाता है, उसको एक टॉर्क लगने की वजह से घूमता है। जब मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है तब वो घूमेगा। तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास which is equal to moment of inertia into angular acceleration tau into I alpha। और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इफ इट इज प्योर रोलिंग, तो हमें कुछ कुछ कंडीशन जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, उसी तरीके से अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, ये अपनी कंडीशन है, समझनी है हमें। ए इज इक्वल टू अल्फा 80 होता है वैसे, बट यस, तो टाउ COM टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो ध्यान से देखोगे तो ये वाला फोर्स है वो तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सो इसका टॉर्क आ जाएगा 0। उसी तरीके से ये भी और ये भी सारे के सारे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, और नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन फोर्सेस का ये और ये इन फोर्सेस का टॉर्क हो जाएगा 0। अपने पास बचेगा फ्रिक्शन। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो टॉर्क सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, फ्रिक्शन का, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू दिस वन, और उसकी वैल्यू क्या है, रेडियस, रेडियस के बराबर। तो F इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये देखो डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर आएगा, सॉलिड सिलेंडर है तो उस हिसाब से वो चेंज करेगा बस, ठीक है। तो I की वैल्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ, P इंटू
mr² इंटू अल्फा की वैल्यू क्या बोली मैंने, a/r। तो यहाँ से r और r कैंसिल, यहाँ से r कैंसिल, तो f की वैल्यू क्या है, p इंटू mf, राइट। तो ये आ गए फ्रिक्शन। अब लेट्स से कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो मैं एक न्यूटन की इक्वेशन भी लगा सकता हूँ। हमने सीखा हुआ है कि अगर कोई भी ब्लॉक अगर ऐसे आता था, अगर उसका a एक्सेलरेशन था, इसके साइड कोई फोर्स था, इधर कोई फोर्स था, लेट्स से इट इज F1, इट इज F2, तो अपन क्या लिखते थे, F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ऐसे बहुत बार लिखा हुआ है अपन ने। तो यहाँ पर देखोगे तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और mg sin थीटा की वजह से नीचे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को तुम लोग इक्वेट कर लो, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो मैं क्या लिख लूंगा, mg sin थीटा माइनस f दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, which is equal to p into mn that will be equal to mass into acceleration of the body। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, mg sin theta that will be equal to ma p plus 1। तो यहां से अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा, अपना mm कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय p प्लस 1, ठीक है। सिमिलर टाइप का रिलेशन अपन को लास्ट वाले के अंदर भी मिला होगा, ठीक है। तो यहां से अपन इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। साइन थीटा को फिर तुम लोग लिख सकते हो h/l, जो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। अब उसी तरीके से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी क्या आएगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी में 0 मान लो तो फाइनल वेलोसिटी v² इक्वल टू 2ad कर दो, तो 2gd, 2 इंटू a क्या आया, g sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, लेट्स से ये है लेंथ l, तो इंटू l। तो ये आ गया v² which is the final speed of the body when it will come to ground। और इसके हमने केसेस देखे थे और मैं नहीं बता रहा, बाकी आई गेस तुम लोग समझ रहे होगे। फोर्सेस के टर्म में भी अपन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब देखो ये हो गया अपना। अब इसके अंदर मैं एक और चीज बताता हूँ, एक काफी अच्छी चीज। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालना सीखा था, ठीक है। फाइनल जो एनर्जी थी दैट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, दोनों को एक टर्म में कैसे कन्वर्ट करना वो हमने सीखा था। इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन अगर लाऊं, so let's say if I'll calculate the kinetic energy, total kinetic energy at ground, जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, that will be summation of linear kinetic, sorry, translation kinetic energy plus rotational kinetic energy, right? So now it will become half m v² plus half I is mr² into p और ओमेगा is p/r। तो यहाँ से ये भी कैंसिल, तो ध्यान से देखो हाफ mv² कॉमन आ जाएगा दोनों में से, r² कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हाफ इंटू p इंटू mv², तो हाफ mv² कॉमन और अंदर बच गया 1 प्लस p, राइट। 1 plus p आ गया। Now I'll put the value of v² here, so it will become half into m। v² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, that is equal to 2g sin थीटा into l डिवाइड बाय p plus 1 और इधर है 1 plus p और ये कैंसिल हो जाएगा 1 plus p। यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin theta into L, which is the final kinetic energy of any type of sphere। final kinetic energy देखो, और यहाँ पर एक और खूबसूरती है इस इक्वेशन की, which is the final kinetic energy at ground, it is independent of P। P क्या है? P मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अपन यूज करेंगे
डिस्क के लिए p की वैल्यू होगी हाफ, सॉलिड स्फीयर के लिए होगी 2/5, होलो स्फीयर के लिए होगी 2/3। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए p की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। बट दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ p, मतलब कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड होगी ना, जो वो होगी mg sin थीटा इनटू l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइन। और इसको तुम लोग लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ये जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे इंडिपेंडेंट है। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए अपन यही रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि क्लियर है। अब इसी के अंदर यही था कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। इसके अंदर ही तुम्हें बहुत सारे सवाल करने हैं, प्रैक्टिस। टोटल काइनेटिक एनर्जी के समेशन ज्यादातर आएंगे। अब देखो इसके अंदर हम एक सवाल की सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्योर रोलिंग के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। देखो प्योर रोलिंग मैंने बताया था कि कोई एक सरफेस है और एक बॉल है, सरफेस कुछ जा रही है vb स्पीड से और ये कुछ जा रहा है va स्पीड से। मैंने बोला था प्योर रोलिंग के अंदर जो ग्राउंड के जो दो पॉइंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी स्पीड रहेगी सेम, क्योंकि अगर अलग अलग रहेगी तो उसको हम बोलेंगे स्लाइड होना, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉल है, सॉरी कोई ब्लॉक है, वो ग्राउंड पे स्लाइड कर रहा है और यहाँ पे पॉइंट मानता मैं ए और यहाँ पर पॉइंट मानता मैं बी। यहाँ पर VA इज नॉट इक्वल टू VB। लेट्स से ये है VA, ये है VB, ठीक है। अगर एक ग्राउंड है और ब्लॉक रखा हुआ है, अब भाई ये कार है, मतलब ये भी VB से ही जा रहा है, बट अगर उन दोनों की स्पीड अलग अलग है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों का अगर दोनों की कुछ स्पीड है तो, और नीचे वाला अगर रेस्ट पर है तो वो तो ऐसे स्लाइड ही करेगा, बट अलग अलग भी होगा तो भी अलग होगा। बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भाई ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है यार, रेस्ट नहीं, हाँ मतलब दे आर हैविंग सेम स्पीड, ठीक है। लेट्स से ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ए की स्पीड है v और b की स्पीड है v, दोनों एक ही जितनी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। दोनों की स्पीड सेम होगी। और कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन के अंदर मैंने बताया था कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी लीनियर स्पीड इस डायरेक्शन में होती है और उसकी जो ओमेगा आर है वो इस डायरेक्शन में रहती है वेलोसिटी। तो इसकी जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, इधर आएगा VA और अगर ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर। तो मैं यहां से लिखता था VA माइनस ओमेगा आर which is the speed of this particular point, इसको V ही बोल दो, है ना। speed of this point which is VA, which is मतलब यहाँ पर अपन के पास है VA is equal to VB, speed of point A हो जाएगी V minus omega R and that is equal to speed of point B which is equal to VB, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास रिलेशन, ठीक है। ये कंडीशन जब होगी तब मैं बोल सकता हूँ कि दे आर प्योर रोलिंग। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ग्राउंड रेस्ट पर है, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि VB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ओमेगा आर। ये हमने पढ़ा था। अब अगर V इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, प्योर रोलिंग हो गया, तो एक सवाल भी कर लेते हैं। लेट्स से एक कोई गोला है, वो कुछ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ऐसी सरफेस पे जो 20 मीटर पर सेकंड से आगे भी जा रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा बोला गया है कि फाइंड आउट ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग, और उसकी रेडियस जो है ले लेना 3 मीटर, ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। ये है अपना सवाल, ट्राई करो सब लोग। पता नहीं अपन ने कुछ उल्टा भी ले लिया हो सकता है, बट अपन को यूज वही करना है जो मैंने बताया अभी।
देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो जब भी प्योर रोलिंग की कंडीशन आएगी तब इन दोनों पॉइंट की स्पीड को इक्वेट करना है। जो 10 से इधर जा रहा है और ओमेगा इंटू आर विच इज इक्वल टू 3 से इधर जा रहा है, तो यहां पर अगर मैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर ये प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, अगर ये प्योर रोलिंग की कंडीशन मुझे दी है तो मैं उसके लिए लिख सकता हूं कि velocity of point A that is equal to velocity of point B, and velocity of point A will be 10 minus 3 omega that is equal to 20. So 3 omega will be equal to 10 minus 20. So 3 omega will be equal to minus 10 and omega will be equal to minus 10 by 3 radian per second. देखो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि मैंने ऐसा माना था कि ये ऐसे घूमेगा फॉर प्योर रोलिंग, तभी मैंने ओमेगा आर इधर ली थी, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये कैसे घूम रहा है बच्चों? ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मतलब नहीं ऐसे तो घूम ही रहा है, वो ऐसे घूम रहा है। वैसे ये कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रैक्टिकल केस नहीं है, मैंने बस तुम लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो बताया हुआ है। ए एंड बी दोनों की स्पीड इक्वेट करनी है इस तरीके से, और तुम लोगों को फाइनली ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। लेट्स से इसकी वैल्यू दी होती तुम्हें 30 और इसकी वैल्यू दी होती 10, तो कैसे करते? वापस वही 30 माइनस 3 ओमेगा दैट विल बिकम 10। तो इस वाले केस में ओमेगा पॉजिटिव आ जाएगा विच इज 20/3। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें करना है। ध्यान से देख लो इन टाइप के सवालों को। प्योर रोलिंग का केस, प्योर रोलिंग के अंदर अपन थोड़ा फील करते हैं कि ये प्योर रोलिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाई व्हाट इज हैपनिंग। लेट्स से एक कॉन्सेप्ट की टाइप इसको लिख लेना स्टार करके। लेट्स से अब देखो, अब मैं थोड़ी बातें करूंगा ना, ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर बहकी बातें कर रहा है, सर को कुछ हो गया है ना, सर पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। बट यस, इसको समझना, इन सारी चीजों को समझना। मैंने जो अब तक पढ़ाया है तुम्हें रोटेशनल मोशन से, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे नीट के हिसाब से। ठीक है, ट्राई करना तुम लोग अलग अलग बुक्स वगैरह से। बाकी डाउट्स वगैरह आए तो हमें बोलना भी। तो अपन और थोड़ी बातें करते हैं। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि एक बॉल है वो प्योर रोल कर रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा दिया हुआ है, या तो प्योर रोल नहीं कर रहा है, वो किसी ओमेगा से आगे जा रहा है और v स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर है फ्रिक्शन भी है। होगा क्या यहाँ पर? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि दो चीज हो कभी एक दूसरे से अलग ना हो, दो चीज हो हमेशा साथ में रहे, दो चीज एक दूसरे से कभी अलग ना हो। तो ये चाहता है कि ये ग्राउंड, ये जो पॉइंट है बॉल का, जो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो पीछे जा रहा है, जो पीछे नहीं जाना चाहिए, मैं इसको पीछे जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये इसको कहां पे लगाएगा? आगे लगाएगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और एक बात, जब प्योर रोलिंग होती है, ठीक है, इन केस ऑफ द प्योर रोलिंग, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दे बोथ विल एक्ट टुगेदर। याद रखना ये वाली चीज, ठीक है। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन will both act at the same time in case of pure rolling। इस बात को नोट कर लेना। तुम्हें पूछ सकते हैं कि प्योर रोलिंग के केस में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, तो स्टैटिक काइनेटिक एक साथ लगेगा, लिख लेना कहीं पे। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? म्यू एन जितनी, और अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो इसका मैं नॉर्मल भी लिख सकता हूँ बच्चों, म्यू एन जी। तो हो क्या रहा है, देखो इसकी इनिशियल स्पीड है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ओमेगा है वो घटती जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। सोचो ये एक बॉल है वो ऐसे आगे रोल कर रही है, और फ्रिक्शन जो है उसको ऐसे, भाई तुम मत घूम, तो ओमेगा जो है, ओमेगा इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ
फ्रिक्शन। और ये कब तक घटेगी? अभी देखो, अभी प्योर रोलिंग नहीं हुई है भाई, अभी दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग जब भी होगी तब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? V बाय आर। बट अभी के केस में ओमेगा की वैल्यू बच्चों V बाय आर नहीं है, ठीक है, ये वाला बात याद रखना। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू V बाय आर, राइट? ओमेगा विल नॉट इक्वल टू V बाय आर। ओमेगा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब तक कम होगा? जब तक उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? V बाय आर के बराबर, ठीक है, ये पहली बात। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट ले लो पहले तो इसलिए, है ना। सो ओमेगा नॉट कम हो रहा है, और कब तक कम होगा? जब तक उसकी वैल्यू क्या हो जाए? V बाय आर के बराबर ना हो जाए। जब V बाय आर के बराबर हो जाएगी तब बच्चों प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद प्योर रोलिंग होती रहेगी। सो ओमेगा इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर अगर हम टॉर्क की बात करें, लेट्स से ये डिस्क है, मास दिया है, रेडियस तो पता ही है r, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। और अगर ये घूम रहा है, मतलब अगर टॉर्क लग रहा है, यहां पर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का ही टॉर्क लग रहा है, और कोई भी टॉर्क यहां पर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो पहली बात, इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू म्यू जी। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? म्यू एम जी डिवाइड बाय मास, तो आ जाएगा म्यू जी। तो एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब अपने पास है टॉर्क विच इज इक्वल टू आई अल्फा, और एक ही फोर्स है तो उसका टॉर्क क्या होगा बच्चों? म्यू एम जी इनटू, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आई होप कि अभी टॉर्क लिखना आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो म्यू एम जी इंटू आर दैट इज इक्वल टू, अबे म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, राइट? क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो इसे घूम रही है। तो यहां से एक आर कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 2 म्यू जी डिवाइड बाय आर, विच इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, कोई खास बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बातें हैं। अब तक जो भी पढ़ा है उन सबको कंबाइन करना है इस चैप्टर में। जो भी चीजें पढ़ी है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है, अपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, सारी चीजों को इसके अंदर यूज करना है। अपने काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशंस यूज करेंगे अभी। फिर लेट्स से V इज इक्वल टू है V नॉट प्लस AT, अपने पास एक इक्वेशन ये रहती है, और एक इक्वेशन रहती है ओमेगा की विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। इतना मुझे दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम V की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू V नॉट प्लस AT, ठीक है। लेट्स से जो इसकी इनिशियल स्पीड है, लेट्स से U की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर मतलब मैंने t इज इक्वल टू 0 से इसकी मोशन स्टार्ट करी है, तो U को क्या मान लो? 0 मान लो। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी इंटू टी। तो आफ्टर टी टाइम स्पीड विल बी इक्वल टू V आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टाइम t स्पीड विल बी इक्वल टू फ्रॉम 0 टू V, ठीक है। या तो what will be the speed after time t? It will be equal to mu g into t, वो हमें आता है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी निकालेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ओमेगा नॉट तो ऑलरेडी अपन को दिया हुआ ही है, अल्फा की वैल्यू भी पुट करेंगे 2 म्यू जी इंटू टी की वैल्यू आई म्यू बाय वी बाय म्यू जी। अब सोचो तुम लोग, म्यू जी कुछ मिस किया अपन ने, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आर भी मिस कर दिया। अगर तुम लोग इसको देखो ध्यान से, इसको अगर उड़ाओगे तो ये आएगा ओमेगा नॉट प्लस 2v बाय आर। अब सोचो तुम लोग, ओमेगा बढ़ रही है या घट रही है? ओमेगा तो घट रही है
राइट, ओमेगा घट रही है यहाँ पर, तो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्फा है यहाँ से आया, देखो फ्रिक्शन का जो टॉर्क लग रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, बॉडी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज सेंस, बट जो अपने टॉर्क अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो इसकी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो फोर्स घुमा रहा है उसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ये है आर और ये है एफ, तो ये आर क्रॉस एफ करोगे तो आएगा अपवर्ड, तो दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसके उल्टी डायरेक्शन में अल्फा है, ठीक है, मतलब जैसे अपना एक्सेलरेशन का डी एक्सेलरेशन लगता था, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर डी एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, तो ये जो अल्फा है उसकी वैल्यू तुम्हें क्या पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, नेगेटिव, सो दैट विल बिकम ओमेगा नॉट माइनस 2v/r which is equal to value of omega after time t टाइम के बाद जो पार्टिकल की ओमेगा है which is angular speed वो इतनी हो जाएगी, और मुझे मतलब कब निकालनी है ओमेगा, जब ओमेगा की वैल्यू v/r हो जाए, तो ओमेगा की वैल्यू v/r लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये मोशन हो कब तक रही है इस तरीके से, जब तक ओमेगा की वैल्यू v/r ना हो जाए, so that is equal to omega naught minus 2v/r, so यहाँ से आया 3v/r that is equal to omega naught, राइट, और v/r को तो अपन ने ओमेगा के बराबर ही लिखा है, वैसे लिखने की जरूरत क्या थी, बट लिख लिया अपन ने, तो 3 ओमेगा which is equal to ओमेगा, तो ओमेगा will become ओमेगा नॉट बाय, ध्यान से देख लो कैसे किया अपन ने, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, v/r, तुम यहाँ से v भी पूछ सकते हैं, v की वैल्यू क्या है भाई, ओमेगा नॉट r/3, ध्यान से देखो, आफ्टर टाइम t जब प्योर रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, प्योर रोल वापस एक बार समझते हैं, प्योर रोलिंग के अंदर क्या है, पार्टिकल जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा, पार्टिकल रोटेट मतलब ऐसे रोल कर रहा है, रोल कौन करवा रहा है, फ्रिक्शन करवा रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन जो इसको घुमा रहा है, अभी जो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसकी जो ओमेगा है उसको घटा रहा है, घटा के कब तक ले जाएगा, जब तक ओमेगा की वैल्यू v/r ना हो जाए, लेट्स से इनिशियल ये है ओमेगा नॉट, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यस, यहाँ से अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला, टॉर्क निकाला, अल्फा निकाला, यहाँ से अल्फा की डायरेक्शन जो है वो ओमेगा से ऑपोजिट आई, दैट मीन्स पार्टिकल अगर ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो जो उसके ऊपर एंगुलर डी एक्सेलरेशन लग रहा है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी इसको रोटेट करने से रोकेगा, लेट्स से अगर डिस्क ऐसे घूम रही है और मुझे उसको रोकना है तो मुझे उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो एंगुलर डी एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2μg/r, अल्फा आ गया, टाइम आ गया, अब ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाली ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख लिया, तो हमें ओमेगा की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 3, इस तरीके से डिस्क की जगह कोई और ऑब्जेक्ट है तो आई की वैल्यू चेंज होगी और तुम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, सो देख लो इसको, इसके अंदर तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सोचोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो बस एक सेकंड का खेल है, मतलब खेल ही क्या है, मतलब तुम लोगों को ऐसे क्लियर हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो, टास्क है तुम्हारे लिए इस वाले लेक्चर का, you need to find out the value of work done by friction, find out work done by friction, लेक्चर के अंदर मुझे बता सकते हो, और अगर अगला लेक्चर भी इसी में आ रहा है तो कांग्रेचुलेशंस, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिफोर अचीविंग द प्योर रोल, प्योर रोल अचीव होने से पहले तक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट, आई होप इट्स क्लियर, that's it.